खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के प्रोग्राम में हम आमिर मिन्हाज साहब का मामला आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो काफ़ी अरसे से कनाडा में रहते हैं। इनका ताल्लुक वैसे इस्लामाबाद से। इन्होंने 2003 में एक प्लॉट ख़रीदा था फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, और इन्होंने इसकी रकम जो है, जो वाजिबुल अदा थी, तमाम वो अदा कर दी, लेकिन इनको कब्ज़ा नहीं मिला। ये वैसे देखने में तो एक रिवायती सी स्टोरी है कि आप कहीं प्लॉट लें या एक साथ में कि पैसे अदा करें या यकमुश्त अदा कर दें और आपको उसका कब्ज़ा ना मिल सके। तो इसी तरह की एक स्टोरी है। और लेकिन मसला ये कि 2003 से ये ख़रीदा गया और ये 2019 चल रहा है, और आज तक इनको यहाँ पर सोसाइटी के दफ्तर के चक्कर भी इन्होंने कई मरतबा लगाए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर इनको प्लॉट मिला नहीं है। और जवाब इनको ये दिया जाता है कि यहाँ पर हमारे पास प्लॉट है नहीं। अब प्लॉट है नहीं तो फिर पैसे कैसे ले लिए? मैं अपने मुख्तलिफ मेहमानों से बात करूँगा ताकि हम ये स्टोरी कहें कि आमिर मिन्हाज साहब के साथ ये चल क्या रहा है। मेरे साथ उवैस मिन्हाज साहब मौजूद हैं, जो कि आमिर मिन्हाज के भाई हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद कामरान साहब मौजूद हैं, जो कि हॉलैंड में हमारे नुमाइंदे हैं, जिन्होंने ये स्टोरी हम तक पहुँचाई। मियाँ असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून, और राजा काशिफ साहब मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हैं। मैं कामरान साहब से स्टोरी की तफसीलात तो बाद में जानता हूँ, लेकिन पहले मुझे राजा काशिफ साहब सिर्फ ये बता दें कि फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये क्या सोसाइटी है, किसकी है, कौन इसको ऑन करता है, कहाँ पर यह वाक़ है? इस सोसाइटी के बारे में ज़रा मुख्तसरन बता दीजिए। जी असद, ये जो सोसाइटी है फेडरल एम्प्लॉयज़ की सोसाइटी है, इसका नाम है जिना गार्डन। तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस तरह होती है जब आप किसी सरकारी अदारे या सेमी गवर्नमेंट के अदारे का नाम इस्तेमाल करके एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ फंड्स के साथ जनरेट करके बनाते हैं, तो वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है। और उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो डिप्टी कमिश्नर होता है ज़िले का। तो ये जो है इस्लामाबाद के जोन 4 में वाक़या है जिना गार्डन। और नीम सरकारी सोसाइटी से कह सकते हैं जी, तकरीबन इसको नीम सरकारी सोसाइटी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो डिप्टी कमिश्नर होता है ज़िले का, इसलिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो आती ही ज़िले इंतजामिया के अंडर है। तो तकरीबन आप इसे जो है वो कह सकते हैं। तो इसमें कितने इख्तियारात सरकार के पास होते हैं और कितने इख्तियारात प्राइवेट लोगों के पास होते हैं, इन्वेस्टर्स के पास होते हैं सोसाइटी के? अच्छा असद, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसमें एक चीज़ समझने वाली ये होती है कि उसमें एक बॉडी बनती है, इलेक्शन होते हैं, जो सोसाइटी के रिहायशी होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, वो उसमें वोटिंग करते हैं, और वोट करने के बाद वो अपने नुमाइंदे उस सोसाइटी के लिए मुंतखब करते हैं, जो उसकी फाइनेंसिंग चलाते हैं, उसकी दूसरे मामला, दीगर मामला, ज़मीन के मामला देखते हैं। वो सोसाइटी के मेम्बरान ही मुंतखब करते हैं, और जिनको मुंतखब करते हैं वो लोग भी सोसाइटी के ही रिहायशी होते हैं और वहीं के लोग होते हैं, जिसमें सदर, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, मुख्तलिफ इंतज़ामी ओहदे होते हैं। उस जो बॉडी बनती है, उस बॉडी को डिप्टी कमिश्नर जो होता है ज़िले का, वो उस बॉडी को देखता है, उसके मामलात को देखता है, उनकी जितनी फाइनेंसिंग होती हैं, जितनी उनकी चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं ज़मीन के, जो उसकी ट्रांसफ़र के कहीं ज़मीन से ज़ायद चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र ना कर दी जाए या अलॉट ना कर दी जाए, वो देखते हैं। अगर उसके फेज़ को बढ़ाना है, उसको एक्सपेंड करना है उस सोसाइटी को, तो तब भी वो डीसी के पास जाते हैं, उसको सारा अपना लेआउट प्लान वगैरह बताते हैं, उसके बाद वो इसको एक्सपेंड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन ये बॉडी बुनियादी, इसका मतलब ये हुआ राजा साहब कि पैसे वसूल करना या किसी से को प्लॉट फ़रोख्त करना, उसकी अलॉटमेंट करना किसी रिहायशी को, या ज़मीन को एक्वायर करना, इन तमाम प्रोसेस में जो ज़िले डिप्टी कमिश्नर है वो इसमें शामिल होता है। उसके दस्तखत के बगैर कोई भी फैसला नहीं हो रहा होता। नहीं, डिप्टी कमिश्नर के दस्तखत तो असद उसमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसकी रेगुलेटरी, उसकी चीज़ों को रेगुलाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए जो है वो डीसी उसका जिम्मेदार होता है। डिप्टी कमिश्नर उसे देख रहा होता है, और किसी भी शिकायत की सूरत में अगर उधर के रिहायशी को कोई शिकायत है, उस मैनेजमेंट से कोई शिकायत है, उस मैनेजमेंट के साथ कोई फ्रॉड वो कर रही है उधर के रिहायशियों के साथ, उनके लिए मसाइल क्रिएट कर रही है, तो वो डिप्टी कमिश्नर को उसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक हो गया, चलें। अब मैंने अभी ज़रा इसका सिस्टम समझ लिया आपसे। अब मैं स्टोरी की तरफ जाता हूँ। अब मुझे ज़रा कामरान साहब ये बताइए कि मसला क्या आमिर मिन्हाज साहब का? इनको बहुत सारे लोगों को, अब हमें विजुअल भी दिखा रहे हैं कि मकान भी बने हुए, इसका मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पर रह भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्लॉट मिल भी गया है। ये आमिर मिन्हाज साहब को क्यों नहीं मिला? जी थैंक यू वेरी मच मुझे प्रोग्राम में लेने का। असल इशू ये है कि
उनको जो आमिर मिन्हाज साहब है उनके पास जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है वो उनको बार बार इसरार करने पे जो दिया गया है उसमें अगर आप देखें, मुझे नहीं पता कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है या नहीं, उसमें इनको प्लॉट नंबर भी वहाँ पे इशू किया गया है और उनका गली का नाम भी लिखा हुआ है। तो लेकिन ऑन जो है वो साइट उनके पास कोई उसका कब्जा नहीं है, क्योंकि वो उसको घर बनाना चाहे या उसको बेचना चाहे, जो भी करना चाहे, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन वो जो प्लॉट नंबर इनको दिया गया है वहां पर क्या है, उस नंबर पर क्या बना हुआ है, या कोई घर है, प्लॉट है, क्या है? ये तो आपको अवैस बताएंगे कि जो वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जो उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में, क्योंकि आमिर तो कनाडा में रहते हैं, तो वो अवैस आपको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन बात ये है कि आप सारे पेमेंट आपकी पूरी हो चुकी है 2014 में और उसको अभी 5 साल होने वाले हैं। लेकिन आपके जो अगर कोई उसकी पेमेंट डिले है तो वो उनको नोटिस मिलना चाहिए, या उन्होंने कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। उनको बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है जो कि सरासर एक फ्रॉड है, क्योंकि आपने उन पे नंबर लिखा है, प्लॉट सब कुछ लिखा है, लेकिन ऑन ग्राउंड आप उनको कब्जा नहीं दे रहे। तो बाकी जो डिटेल्स है वो कामरान साहब, एक मिनट, मैं जरा अब अवैस साहब से जान लूँ। अवैस साहब, ये आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, आपने किस्तों में प्लॉट लिया था, ये आपने इसको माहाना बुनियादों पर या सालाना बुनियादों पर पैसे अदा करने थे जो आपने इसको 2014 में जाके इसकी रकम मुकम्मल की है, या ये थी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या थी? जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली टर्म एंड कंडीशन कुछ इनकी फाइनल नहीं थी, क्योंकि हमारा प्लॉट पहले फेज 2 में था। अच्छा। जिना गार्डन फेज 2 में तो हम जो इनकी इंस्टॉलमेंट थी वो साथ साथ जमा करवाते रहे थे। तो फाइनल इंस्टॉलमेंट हमने इनकी 2013-14 में इनकी 100% जो ड्यूज जमा करवा दिए। फिर इन्होंने प्लॉट हमारा फेज 1 में कन्वर्ट किया। अच्छा। तो कन्वर्ट करके फिर हमें अलॉटमेंट लेटर उन्होंने दिया। अलॉटमेंट लेटर की कॉपी मैं साथ लेके आया हूँ। इसमें पूरा उन्होंने साथ अपने प्लॉट नंबर और गली नंबर वगैरह वो सारा कुछ इसमें जो है ना वो मेंशन किया हुआ था। तो अलॉटमेंट लेटर देने का मतलब एक एतराफ भी होता है, और ये एतराफ होता है कि आपने तमाम इसके वाजिबुल अदा पैसे दे दिए हैं, इसलिए हम आपको ये अलॉटमेंट दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और फेज की तब्दीली जो थी, फेज 2 से फेज 1 में तब्दीली करना जो है, उस पर आपको कोई एतराज नहीं था, उस पर आपने एग्री कर लिया? जी बिल्कुल एग्री कर लिया, हमें उस पर कोई इतराज नहीं था। तो उसके बाद हम उनके सोसाइटी के जो मैनेजमेंट थी उनसे मिलते रहे बार बार। तो हमें 3 से 6 महीने का टाइम बार बार देते रहे कि 3 महीने बाद आना, फिर 6 महीने बाद आना। ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा। वो जो नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है आपके अलॉटमेंट लेटर के ऊपर, उस नंबर पर, उस जगह पर, लोकेशन पर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको क्या नजर आता है? वो क्या है वहां पर? जी वहाँ पर अभी इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। प्लॉट नंबर 8 है और अकरम शहीद रोड उन्होंने बताया हुआ है। तो वहाँ पे अकरम शहीद रोड नाम, क्या आप उसको लोकेट ही नहीं कर पा रहे कि ये जगह कौन सी है जो हमें बताई गई है? जी बिल्कुल, वो लोकेट ही नहीं हो रही। वहाँ पे प्लॉटिंग हुई हुई है? जी प्लॉटिंग हुई है, मकान घर वगैरह काफी घर बने हुए हैं। तो अगर वहाँ पे प्लॉटिंग हुई है तो आपको वो प्लॉट नंबर पे जाहिर है नक्शे में एग्जिस्ट तो करता होगा, जो मकान नंबर आपको दिया गया, प्लॉट नंबर। जी नक्शे में तो उन्होंने नक्शा भी नहीं अभी तक इसका दिखाया। तो हमें सिर्फ यही कह रहे थे कि आप 6 महीने बाद आना, हमारे पास प्लॉट नहीं है, हम क्रिएशन कर रहे हैं कि जब क्रिएट हो जाएंगे फिर आपको जो हम वो दे देंगे। तो इस तरह का जो केस है, ये एक केस नहीं है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। देखें, जिन लोगों मैं जो चीज़ समझना चाहता आपसे वो ये है कि ताकि मैं इसलिए ये समझना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मियां असलम साहब हमारे साथ जो मौजूदा माहिर कानून, वो फिर अपनी इस पर राय का इजहार कर सकेंगे। आपको एक नंबर दिया गया है, आपको प्लॉट नंबर दिया गया है, गली नंबर बताया गया है, आप जाहिर है उस प्लॉट के ऊपर वो नक्शे में एग्जिस्ट भी करता होगा। अब जब आप उस प्लॉट के ऊपर पहुंचेंगे तो क्या आपको वो नक्शा हेल्प नहीं कर रहा? आप उस प्लॉट पर पहुंच ही नहीं पाते, वो आपको डायरेक्शन ही नहीं मिल रही, या वो नंबर फेक है, या वो प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता, या वहां पे कोई मकान बन चुका है? ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। नहीं, वहां पे इस तरह का कोई प्लॉट अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ। इस तरह की कोई स्ट्रीट ही नहीं है, अकरम शहीद रोड वहां पे है ही नहीं। अच्छा, आपको फर्जी गली नंबर, गली का नाम फर्जी दिया गया है? जी फर्जी दिया गया है। अच्छा ठीक है, ओके। फेज 1 में ये गली एग्जिस्ट ही नहीं करती? जी बिल्कुल। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारा प्लॉट नहीं है, हमने आपको अलॉटमेंट तो दे दिया, लेकिन हम ये प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं, जब हमारा प्लॉट निकलेगा फिर हम आपको दे देंगे। ये उनका फाइनल आंसर है? जी जी बिल्कुल यही फाइनल, वो यही कह रहे हैं। और ये प्लॉट जो अभी आई है, इसका रकबा कितना है प्लॉट का? जी जी, इसका रकबा कितना है? ये 40-80 का प्लॉट है। 40-80 का प्लॉट है। 40-80 मतलब ये कोई 12-13 मरले के करीब हुआ? स्क्वायर फीट है। हाँ ओके जी, तकरीबन 13 मरले। 13 मरले हो गए। ठीक है, प्रोग्राम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मियां असलम साहब, ये जो मामला है जिसमें एक शख्स को नंबर दिया गया है और गली का बताया गया है, लेकिन वहाँ पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, गली एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये तो सीधा फ्रॉड हुआ। तो इनको चाहिए कि क्या फ्रॉड की FIR दर्ज करवाएं, क्या करें? हाँ सर, इसमें लॉ बड़ा क्लियर है कि जो जैसे ये नाम से ही ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसका मतलब यह है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने बाहमी फार्मर थीम के साथ वेलफेयर के लिए एक सोसाइटी रजिस्टर कराई अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1825। इसकी मेंबरशिप जारी करते हैं अपने मेंबर्स को और उस मेंबरशिप के अगेंस्ट एक एक प्लाट मिलता है। अब जानना ये चाहिए कि इन्होंने मेंबरशिप ली, उसके बाद उनको प्लाट मिल गया, कागज़ों में अलाटमेंट मिल गई, उसकी पेमेंट होती है पर एनम या पर आफ्टर 6 मंथ या 3 मंथ पेमेंट करते क्वार्टर्स में हाँ करते हैं, सारी पेमेंट इन्होंने कर दी। उसके बाद जब मौके पे जाते हैं तो वहाँ पे प्लाट नहीं है। इसका तो मतलब ये हुआ कि इन्होंने सीरियस फ्रॉड किया है, चीट किया है। क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो उसमें उसके जब उसकी लैंड एक्वायर होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उसके बाद उसका नक्शा बनता है, नक्शा मंजूर बन के उसकी प्लाट्स बनते हैं। तो उसके तमाम मेम्बरान होते हैं उसके इंटाइटल होते हैं एक एक प्लाट के लिए, जितनी भी उसकी प्लाट की मेजरमेंट हो, 40 80 हो या वट एवर। इस केस में ये नज़र आ रहा है कि इनको उन्होंने मेंबरशिप दे दी है, इनको पेमेंट से पेमेंट ले ली है, मगर इनको कोई प्लाट जो मौके पे सिचुएट करता है वो इनकी मेजरमेंट है, जो इनका लेटर है उसके मुताबिक वहाँ प्लाट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, तो सरीहन चीटिंग और फ्रॉड है। 2 तरीके हैं इसके लिए। इनको चाहिए कि अंडर सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये जाएँ सिविल कोर्ट में कि मुझे जनाब मेरी मेंबरशिप के मुताबिक मुझे पोजेसन दें, कि मेरा राइट बनता है पोजेसन देने का। सेकेंडली इनके पास रेमेडी ये भी है कि इन्होंने चीट किया है, फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, मौके पे एग्जिस्ट नहीं करता प्लाट, वो गली नंबर नहीं है, स्ट्रीट नंबर नहीं है, प्लाट नंबर नहीं है। सेकंड ऑफेंस ये किया इन्होंने, क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट होती है कि इन्होंने साथ साथ फ्रॉड भी किया है, उनको चीट किया है। ये इसको 420, 468, 471 PPC की इन्होंने ऑफेंस भी किया है, इनके खिलाफ FIR भी लॉन्च कराई है, ताकि इनको एहसास हो कि आप लोगों के साथ कितना फ्रॉड करते हैं। जो मासूम ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो इन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, इन पर डिपेंड कर लेते हैं, और इनके डिपेंड करने के बाद इनसे प्लाट परचेज कर लेते हैं, मेंबरशिप ले लेते हैं, तमाम ड्यूज़ दे देते हैं, और इनका रवैया इतना अफसोसनाक होता है कि उनको ये समझते हुए कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये यहाँ आ नहीं सकते, इनके पास टाइम नहीं होगा, इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि यहाँ स्टे कर सकें, इनका बिजनेस कारोबार मुतासिर होता है। आमतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ दानिशा तौर पर इस तरह से किया जाता है ताकि उन्हें पता है ये परसू नहीं कर पाएंगे। मोस्टली ऐसे केसेस में ज़्यादातर अट्रैक्ट करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को, क्योंकि उनको चीट करना लूटना आसान होता है इस नज़र से कि उनके पास टाइम नहीं होता कि यहाँ के स्टे करें, उनका पोजेसन लें, कोर्ट में जाएँ, लिटिगेशन करें, दावा फाइल करें, फिर दावे का प्रोसेस बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। तो मैं समझता हूँ इस केस में इनके लिए ईजी है, एक तो सेक्शन 8 का दावा फाइल करें, स्पेशल रिलीफ एक्ट के मुझे पोजेसन दिया जाए एज पर माई मेंबरशिप, एज पर माई एंटाइटलमेंट, एज पर माई अलॉटमेंट लेटर जो है। ठीक है। सेकेंडली इनके रेमेडी जो है क्रिमिनल लॉ की है, इनके क्रिमिनल लॉ भी इनिशिएट करें कि इन्होंने ये विलफुली फ्रॉड किया है और चीटिंग की है, फेक डॉक्यूमेंट बनाया है, तैयार किया, इस्तेमाल किया है अंडर सेक्शन 400, 420, 468, 471 PPC, ताकि इनको सजा भी दी जाए ताकि आइंदा ये ऐसे जराइम से बाज रहें और मासूम शहरियों को लूटने से बाज मना रहें। अच्छा, आप मुझे राजा काशिफ साहब एक चीज़ बताइए कि आप हर केस में जिस तरह से रब्ता करते हैं, आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की होगी ये सोसाइटी के लोगों की भी, ये क्या कह रहे हैं जो ज़िम्मेदारान हैं कि क्यों इनके प्लॉट का क्या ये इंडिविजुअल का मसला है या और भी बहुत सारे लोग इनकी तरह से मुतासर हैं इस सोसाइटी के? असद बड़ा दिलचस्प केस है, इस पर इन्वेस्टिगेशन की है मैंने। फेज़ 4 है, ये जोन 4 है इस्लामाबाद का। सर जब इन्होंने ये लॉन्च की थी, इन्होंने फेज़ 1 और फेज़ 2 की 7000 फाइलें, जो सबका अभी नई मैनेजमेंट कमेटी है, इधर 8 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, न्यू मैनेजमेंट कमेटी है। इससे पहले जितना अरसा पुरानी मैनेजमेंट कमेटी रही है वो काफ़ी अरसा उसने रूल किया है, 10-12 साल वही रही है। मैनेजमेंट कमेटी पहली दफ़ा चेंज हुई है। ठीक है। उस मैनेजमेंट कमेटी ने ये फेक फाइलें लॉन्च की थी, 7000 फेक फाइलें असद इसमें लॉन्च की गई हैं, जिसमें से 4000 को उन्होंने असली डिक्लेयर कर दिया हुआ है, 3000 स्टिल जो है वो फेक हैं। अब 4000 जो असली हैं उसकी मैं आपको बताता हूँ। जो सबका मैनेजमेंट कमेटी थी, जितने लोगों ने इन 7000 फाइलों के अगेंस्ट पेमेंट्स जमा कराई हैं वो इस सोसाइटी के अकाउंट्स में नहीं गए। हुआ ये है, वो उसमें से सिर्फ 4000 के इन्होंने जो सबका मैनेजमेंट कमेटी उसमें 4000 के पैसे दे दिए, वो जाती अकाउंट में लोगों के गए हैं जो सबका मैनेजमेंट कमेटी थी। उसमें कुछ लोग थे, मतलब उन्होंने लोगों से कहा कि आप इस अकाउंट में पैसे जमा करा दें, उन्होंने उन अकाउंट्स में पैसे जमा करा दिए।
लेकिन वो स्टिल अकाउंट्स में लेकिन वो स्टिल रिकॉर्ड पर तो, अगर वो बैंक ट्रांजैक्शन हुई हैं तो वो रिकॉर्ड पर तो होगा, जो कि अगर कोई इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो ये लोग पकड़े जा सकते हैं। जी पकड़े जा सकते हैं। 3,000 उसमें जो फेक है असद, उसके पैसे अभी इन्होंने कमेटी, साबका कमेटी ने मौजूदा कमेटी को नहीं दिए। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ असद, इन्होंने इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए 1,835 कनाल जगह जो है वो खरीदी है, जो इन्होंने फेज 2 के लिए खरीदी है। और कुछ जगह ये जो अभी भाई बता रहे थे कि कुछ जगह जो है इन्होंने वो एलोकेट की है, जहाँ पे अब ये तकरीबन 14 टावर्स बना के वहाँ पे लोगों को शायद प्लॉट के अगेंस्ट फ्लैट्स देंगे, जो नई मैनेजमेंट कमेटी है। लेकिन असल जो बात यह है कि 3,000 जो फेक फाइलें इशू की गई हैं उनके पैसे लोगों से ले लिए गए हैं, लेकिन इनके अकाउंट में जमा नहीं हुए, सोसाइटी के अकाउंट में जमा नहीं हुए पैसे। वो पैसे तकरीबन 3 अरब रुपए से ज़्यादा रकम बनती है। अच्छा। अब असल बात तो यही है कि इन लोगों को जिनके पास ये फाइलें मौजूद हैं और उनके पास पोजेशन नहीं है, सबसे पहले मेरे ख्याल में उन्हें नैब के पास जाना चाहिए, नैब को एप्लीकेशन देनी चाहिए, क्योंकि 2 पुरानी कमेटी और मौजूदा कमेटी जो है मिली हुई है, वो लोगों को असल सूरत हाल बता नहीं रही कि 3 अरब रुपया वो खा गए थे, अब थोड़ा थोड़ा करके हमें दे रहे हैं, वो पैसे देंगे, हम जगह खरीदेंगे तो आपको बसाएंगे, तब आप घर बनाएंगे। अच्छा, नॉर्मली और दूसरा लोगों ने इसके हवाले, हाँ मुकम्मल कर लें बात। दूसरा लोगों ने इसके हवाले से डीसी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इनको चाहिए ये था कि ये फौरी तौर पे पहले डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करते। रेगुलेटरी अथॉरिटी वही है, डीसी के पास ये पावर्स होती हैं कि अगर कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है, कोई कमेटी को ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज में इन्वॉल्व हो रही है, कोई फाइनेंशियल जो है वो उसमें बद इंतजामी, बद नज़मी और हो रही है, कोई ऐसी नज़र आ रही है, करप्शन नज़र आ रही है, तो डीसी उस सोसाइटी को रिजॉल्व करके उस सोसाइटी के जितने मामलात हैं अपने हैंड ओवर कर सकता है। ठीक, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ओवर सेलिंग जो है ये यहाँ पर डेवलपर्स की एक प्रैक्टिस भी रही है, जिसमें वो ये करते हैं जिसमें इंटेंशन बाज़ औक़ात फ्रॉड नहीं होता। इंटेंशन ये होती है कि हम ओवर सेलिंग कर लें, जितने प्लॉट्स हमारे पास मौके पर मौजूद हैं वो दे दें, बाकी जो पैसे आएंगे उनसे हम कोई नई जगह खरीद के उसको डेवलप करके उनको वहाँ पर एडजस्ट कर दें। तो यूँ एक ज़मीन एक्वायर करने से पहले समझें कि किसी से किसी और ज़मीन के नाम पर एडवांस पैसे जमा करके अपने पास कोई और ज़मीन की जाती है और उनको फिर वहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाता है और उस ज़मीन के नाम पर किसी और से पैसे ले लिए जाते हैं ताकि नेक्स्ट फेज जो है वो डेवलप किया जा सके। आमतौर पर ये ओवर सेलिंग की प्रैक्टिस हमारे यहाँ हमने और भी सोसाइटीज़ में देखी है और अनफॉर्चुनेटली इसको इलीगल नहीं समझा जाता, हालांकि ये इलीगल है, लेकिन बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर ऐसा लगता है चूंकि ये सोसाइटी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करवाए गए, इंडिविजुअल के केस में गए गए, तो ये अपेरेंटली लगता है कि ये उस प्रैक्टिस को फॉलो करने से बढ़कर ये फ्रॉड करने की इंटेंशन थी इसके अंदर। क्या आपको ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल असद, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि इन्होंने अभी जगह परचेज ना, इनके पास कोई प्लान था। हाँ, अब इनके पास फ्यूचर प्लान ये 1,835 कनाल इन्होंने खरीदी है। इसके बाद नेक्स्ट इनके फ्यूचर प्लान है कि अगर ये 3,000 फाइलों का इनको तकरीबन क्योंकि अब जो फाइलों का मार्केट में रेट है, जो इनके हाथ में ये कागज़ का टुकड़ा है, इसका 10 लाख से लेके 13 लाख रुपए तक ओपन मार्केट में रेट है। इस हिसाब से 3,000 फेक फाइलों का जो रेट है वो तकरीबन 3 अरब रुपया बनता है। नई मैनेजमेंट कमेटी इस चक्कर में है कि अब हमें अगर पैसे मिलते हैं, हमें ये वापस पुरानी मैनेजमेंट कमेटी पैसे दे देती है तो हम आगे परचेजिंग कर लेंगे फर्दर फेज़ 2 के लिए। इस्लामाबाद के जोन 5 में वो परचेजिंग करना चाह रहे हैं, मजीद 4,000 कनाल। लेकिन पहले केस में हुआ इसी तरह असद के बिल्कुल उनका कोई इस हवाले से नहीं था कि वो आगे जगह खरीदेंगे। बदकिस्मती से इस्लामाबाद का जोन 4 का जो एरिया है, 0 पॉइंट से अगर आप निकलते हैं तो लेफ्ट और राइट पे जितना इस्लामाबाद का एरिया आता है वो जोन 4 में है। ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए CDA ने, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दे दिया था, लेकिन लोगों ने इसको उस तरीके से डेवलप नहीं कर सके। चंद अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ को छोड़ के बाकियों ने तकरीबन लोगों के साथ फ्रॉड किया है। जगह थोड़ी थी, उन्होंने अलॉटमेंट लेटर ज़्यादा जारी कर दिया, उसके बाद
कोशिश के बावजूद रेट ज़मीनों के मालकान ने ऊपर कर दिए, तो वो जिस रेट से वो उन्होंने बुकिंग की हुई थी उस रेट का और डेवलपमेंट चार्जेस मिला के फिर वो मैच ही नहीं हो रहा था, इसलिए मजबूरन पे कई दफ़ा ये ऐसे 20-20 साल गुजर गए, लोगों को पैसे वापस करने पड़े। अब भी लोगों के 20-25 साल हो गया, पैसे फंसे हुए हैं और ये आगे जाके अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी ज़मीन नहीं है जितने यहाँ पे फाइलें जोन 4 में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ बेच चुकी हुई हैं। सही, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये तमाम सोसाइटीज़ अगर अपनी लायबिलिटी पे करना चाहें तो वो उनको ज़मीन अदा कर सकें। आप ये कह रहे हैं इतनी ज़मीन अवेलेबल ही नहीं है, ये सारी सोसाइटीज़ अपने कंधों से बोझ नहीं उतार सकती अगर चाहें भी तो। जी ऐसे ही है बिल्कुल। जोन 4 में अब इतनी जगह की गुंजाइश असद बची नहीं है जितनी इन सारी हाउसिंग 25-30 हाउसिंग सोसाइटियों ने। कोई अंदाजा, कोई तखमीना है राजा साहब के कितने मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के कुल मुतासरीन कितनी बड़ी तादाद में होंगे? असद जो आखिरी अभी जो एक गोरी टाउन है उसके ऑपरेशन हुआ है, सीडीए ने ऑपरेशन किया है, ज़िले इंतजामिया ने सीडीए के साथ मिलकर ऑपरेशन किया है, बायलॉज पूरे नहीं हो रहे, वहाँ पे लोगों के पास रिहाइश जो है फेज़ 7 तक है और यकीन करें कि फेज़ 12 तक उन्होंने फाइलें भेज दी हैं। अच्छा, उन्होंने मजीद 5 जो है सेक्टर्स में फाइलें भेज दी और उनके पास फिजिकली जगह है ही नहीं वहाँ पे आगे जाके, और लोगों ने भी अंधाधुंध उन पे एतमाद किया और उनसे फाइलें ली हुई हैं। हाँ नहीं, लेकिन यही राजा साहब बाकी सोसाइटीज। लेकिन राजा साहब अगर मुझे ये कहा जाए कि ये फेज़ 1 है, इसमें हम आपको प्लॉट अलॉट कर रहे हैं, ये प्लॉट का नंबर है, मैं खरीद लूँ और मुझे बाद में पता चले नहीं वो तो हमने किसी और को भेज दिया, अब आपको हम कोई नई जगह बसाएंगे उसमें देंगे, तो इसमें खरीदने वाले की तो शायद पूरी गलती नहीं है। उन्होंने तो एतमाद किया, जाहिर है जब उनको एक जगह दिखाई गई। असल खरीदने वाले की मुश्तरी होशियारबाश, जो पैसे देता है वो होशियारबाश होता है। आप स्टाम्प कराने भी जाएंगे तब भी आपको स्टाम्प रजिस्ट्री वाला यही बोलेगा मुश्तरी होशियारबाश, आप पैसे दे रहे हैं आप अपना ख्याल करें। अब होता यह है कि 1-2 फेजेस की कामयाबी, फ्रंट में कामयाबी के बाद सामने 4 खजूर के दरख्त खड़े करके और 2 खंबे लगा के वो लोग समझते हैं बहुत अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है। 1-2 उनके अपने टाउट होते हैं जो मुखबरी करते हैं, इतला देते हैं खरीदने वालों को बिफोर टाइम कि बहुत अच्छी जगह है, इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। 2, 4, 5, 10 लोगों को प्लाट मिल भी जाते हैं। उसके बाद पीछे जो लाइन लगती है, खास तौर पे हमारे वो मासूम ओवरसीज जिनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, उनको फिर लूटा जाता है, उनसे लिया जाता है। जो लोकल यहाँ पे रहते होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से इसको कवर अप कर लेते हैं, लेकिन ओवरसीज के लिए थोड़ा काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी चीजों को बाकी बैकअप देख सके या उसको वापस ले सके। वैसे आप कितने पैसे आपने इस प्लॉट की मद में अदा किए हैं, यानी प्लॉट कितने में खरीदा ये 13 मरले का प्लॉट जो है? जी ये तकरीबन कोई 14-14.5 लाख के करीब हमने इनके ड्यूज जमा करवाए हैं ओवरऑल। ठीक है, और 2003 से लेकर अब तक आपने इसके 14 लाख रुपए जमा करवाए हैं? जी 2003 से लेकर 2014 तक। ठीक है, और आपने क्या इस फ्रॉड के सिलसिले में, जो कि अब आपको यकीन हो गया है कि ये फ्रॉड हुआ है आपके साथ, किसी के खिलाफ आप थाने गए हैं दरख्वास्त लेकर कि फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया जाए, या हमारे पैसे ले लिए हैं और जो हमें जगह बताइए वहाँ पर ये प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता? नहीं सर, हम थाने वगैरह कहीं पे भी नहीं गए, सोसाइटी के ऑफिस तक ही गए और हमें वो यही कहते रहे कि हम आपको पोजीशन दे देंगे। इनकार उन्होंने नहीं किया था, लेकिन वो बात ये है कि इनकार भी नहीं कर रहे थे और दे भी नहीं रहे थे, तो ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। तो वैसा आपने तो किसी वकील से मशवरा किया? आपको किसी ने मशवरा नहीं दिया कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ये किसी ने आपसे नहीं कहा कभी? सर हमें तो यही कहा गया था कि फ्रॉड नहीं है, ये अलॉटमेंट लेटर आपको दिया, अलॉटमेंट लेटर इशू ही तब होता है जब आपको हमने प्लॉट देना हो। लेकिन सर वैसा तो आपको उनके कहने पर तो, अब कहने को आपको तो ये तो पता चल गया जो कहा गया वो नहीं हुआ, ये तो अब आपके इल्म में आ चुका है ना, क्योंकि आपने कहा कि वो जो सड़क का नाम बताया गया वहां पर कोई है ही नहीं, अब तो आपके इल्म में आ चुका है। कब आपके इल्म में आया? जी ये तकरीबन जो है ना, जब हमें अलॉटमेंट लेटर मिला था हम उसके बाद वहाँ पे गए थे, तो उस वक्त हमें मालूम हुआ था कि यहाँ पे ऑन ग्राउंड इस तरह की कोई चीज़ है नहीं। 2014 में फिर हम जो मैनेजमेंट के पास के पास वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम क्रिएशन कर रहे हैं, आप परेशान ना हो, हम आपको प्लॉट देंगे, हमने आपसे ड्यूज लिए हैं, अलॉटमेंट लेटर दिया है, तो हम आपको प्लॉट देंगे। राइट, 2014 से यानी पिछले 5 साल में आप को 5 साल पहले एहसास हो गया था कि आपके साथ सोसाइटी ने फ्रॉड किया, लेकिन आप इस आस में थे कि शायद ये आपको कंपनसेट कर देंगे किसी और जगह पर, इसलिए आप 5 साल में कोई दरख्वास्त इनके खिलाफ लेकर नहीं गए? जी नहीं, हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी अभी तक। अच्छा, वैसा एक तो ये होता है आमतौर पर कि आप ये समझते हैं कि नहीं यार शायद आज मसला हल हो जाए, कल सोसाइटी मुझे मैनेज कर दे,
दूसरी बात ये होती है कि आप सोचते हैं यार कौन कानूनी चक्करों में पड़ेगा, 14 लाख रुपए का मसला है, हमारे पास इतने पैसे हैं, खैर है कोई मसला नहीं है, इतनी प्रॉपर्टीज़ और भी हमने बाहर बनाई हुई हैं, इधर बनाई हुई हैं। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जो आमतौर पर लोगों के ज़हन में, कुछ और फैमिलीज़ के ज़हन में बाज़ औक़ात होता है, वो परसू नहीं करते, छोड़ देते हैं यार चलो मिल गया नहीं तो चलो समझेंगे, सब्र कर लेंगे, फ्रॉड हो गया। आपके जहन में क्या था? कानूनी चाराजोई को मुश्किल आप समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, कौन इन चक्करों में पड़े, कौन अदालतों के चक्कर लगाए जाकर, और क्या आपके जहन में ये बात थी या आपके जहन में था कि नहीं बस ये तो मसला हल होने ही वाला है? सर उसमें पहली बात तो ये थी कि हमें उन्होंने इनकार कभी नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हम आपको वो तो क़यामत तक इनकार नहीं करेंगे, वैसा आपको तो ये समझ आ जानी चाहिए, वो तो क़यामत तक इनकार नहीं करेंगे। आपको अगली तीसरी नस्ल जाके भी ये समझेगी कि हो जाएगा, वो तो जाहिर इनकार थोड़ी करेंगे। दूसरी बात ये कि हमने उनसे ये भी कहा था कि हम इसके अगेंस्ट फिर कहीं मतलब जा सकते हैं, तो वो खुले दिल से यही कहते थे कि आप बेशक चले जाएं, अगर जाना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वकील मौजूद हैं, तो हमारे ऑलरेडी इतने ज़्यादा केसेस लगे हुए थे, एक और से ही। तो अब बात यह है कि हम जो है ना वो एक प्लॉट के लिए मतलब केसेस में इन्वॉल्व होना, फिर भाई बाहर है, वहां से इसको किस तरह लुक आफ्टर करना, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। यही वजह है मैंने सवाल जानबूझकर आपसे पूछा, इसलिए पूछा क्योंकि आपकी इन्हीं बातों की वजह से और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हमारे दोस्त हैं उनकी इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर बहुत सारे लोगों का के अंदर हौसला पैदा होता है कि वो फ्रॉड करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास, क्योंकि उनको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जहन में यह है कि यार छोड़ो, कौन जाके इनको फॉलो अप करेगा, कौन अदालतों के चक्कर काटेगा। चूंकि आप इस तरह का जहन रखते हैं, चूंकि आप इस तरह सोचते हैं, इसीलिए फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ फ्रॉड करने का ज़्यादा हौसला पैदा होता है। लेकिन इस केस में चलें, आपके केस में मान लेता हूँ सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं, 3000 और लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ है, लेकिन आमतौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ फ्रॉड इसी सोच के पेश नज़र किया जाता है। अब कामरान साहब, ये आमिर साहब जो हैं, आपकी उनसे इस सिलसिले में बात हुई? आमिर मिन्हाज साहब जो इसके असल मालिक हैं प्लॉट के, वो उन्होंने ये पेमेंट मुसलसल करते रहे, परसू क्यों नहीं किया आपने मामले को, क्यों नहीं किसी अदालत में लेकर गए? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि लोग जो है वो हेजिटेट करते हैं, इवन के मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई 10-12 और केसेस हैं जिनको मैं 92 न्यूज़ के तवस्सुत से लोगों के सामने लाना चाह रहा था, लेकिन लोग जो है वो इतने खौफज़दा है या घबराए हुए हैं, बल्कि वो शर्म के मारे जो है वो अपनी स्टोरीज शेयर नहीं करना चाहते। मैं बहुत सारे लोगों को कन्विंस करता रहता हूँ कि आप जो है वो आपकी स्टोरी लाते हैं, आपका मसला हो सकता है हल हो जाए, लेकिन वो कहते हैं जी लोग पता नहीं क्या कहेंगे, जी इनके साथ फ्रॉड हो गया। मतलब वो इसको अपनी इंसल्ट समझते हैं कि उनके साथ कोई इशू हुआ है, इसलिए वो बेचारे खामोश रहते हैं और अपना नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो आमिर साहब का जो है वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादा वो इसमें विलिंग नहीं थे। ये तो उनको कन्विंस किया मैंने कि आपकी स्टोरी को जो है वो लेके जाते हैं, वो कहते हैं जी टीवी पे दिखाएंगे, हमारे रिश्तेदार देखेंगे, पता नहीं वो क्या समझेंगे। तो मतलब कि लोगों के अंदर एक खौफ है कि हमारी जो है सोसाइटी के अंदर हमारी इंसल्ट हो जाएगी किसी और उसके बाद नुकसान पाकिस्तान का होता है, और नुकसान पाकिस्तान का होता है क्योंकि बाद में फिर ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपने पैसे रोक लेते हैं, सोचते हैं एक दफ़ा फ्रॉड हुआ है, 10 लाख रुपए का फ्रॉड अगर ना हुआ होता उनके साथ तो हो सकता है वो 2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर दें ओवर पाकिस्तानीज, जो कि वो रोक लेते हैं इस फ्रॉड की वजह से, तो नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान का हो रहा होता है। बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा, और बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि लोगों ने जो है वो जब उनके साथ फ्रॉड हुआ है तो उन्होंने दे दिला के जैसे तैसे अपना मसला जो है वो उसको वहीं पे ख़त्म किया, और उसके बाद उन्होंने सोचा जी हम वापस जाते ही नहीं है, हम ना उधर कोई इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए और उसके बाद उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट दुबई में किया, किसी और जगह पे कर लेते हैं और वो पाकिस्तान जो है वो दोबारा इन्वेस्ट नहीं करते। राइट, प्रोग्राम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मियां असलम साहब, अभी राजा काशिफ साहब ये कह रहे हैं, आपने भी मुख्तलिफ कानूनी रास्ते दिखाए, राजा काशिफ साहब कह रहे हैं ये तो नैब का केस बनता है, 3 अरब रुपए का मामला है, ये अकेले आमिर मिन्हाज का या उवैस मिन्हाज का मसला नहीं है, ये 3000 लोगों का मसला है और ये प्राइवेट लोगों की जेबों में गए हैं और ये 3 अरब रुपए से ज़ायद की रकम बनती है, तो ये फ़ौरन ये तो फिर इसको नैब को एक्टिव हो जाना चाहिए उसके ऊपर।
खान साहब इसमें बड़ा क्लियर सा कंसेप्ट दिया राजा काशिफ वासी साहब राजा साहब ने। उन्होंने कह दिया है कि 4 से 7 हज़ार तक फाइलें फेक बनी हैं, तो ये फ्रॉड नहीं है, तो बिग स्कैम है। इसको तो इमीडिएटली जाना चाहिए नैब के पास। ये एंटी करप्शन का FIA का ये मसला ही नहीं, ना उनके बस की बात है। ये तो जाना चाहिए नैब के पास कि नैब टेक ओवर करे और वह सारी इस सोसाइटी को रिकॉर्ड कब्जे में ले, इसको लॉकअप करे, इसको सील करे, ताकि लोगों के इतना बिग लेवल पे 6-7 हज़ार बंदे को प्लाट बेच चुके हैं और प्लाट मौके पे है नहीं है और पैसे ले चुके हैं, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा। और जो जैसा मैंने कहा कि जी वो मनाज साहब ने कि जी हम लिटिगेशन में जाते नहीं हैं, घबराते हैं, भाई अपने राइट के लिए फ़ाइट करना घबराने वाली बात नहीं है, इंसल्ट नहीं है। आपको हम हौसले को दाद देते हैं कि आप अपने राइट के लिए फ़ाइट करते हैं। इस तरह अपने राइट को छोड़ देना जी तो बुज़दिली होती है। क्यों किसी ने फ्रॉड किया, आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, आपने एफर्ट्स किया करके, रकम छोटी या बड़ी नहीं होती है, असल में आपकी मेहनत की कमाई है, इसको किसी को खाने का हक नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि ये कॉर्पोरेट सोसाइटी जो है इसका एक हायरार्की बड़ी क्लियर है। इसका सर्कल ऑफिसर होता है एक तहसील लेवल पे, फिर डिप्टी डायरेक्टर होता है एक ज़िला लेवल पे, फिर रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी होता है पंजाब लेवल पे। ये सारे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करते हैं, इनको देख सकते हैं, इनको सस्पेंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इनका स्टेटस ख़त्म कर सकते हैं। आज तक इन्होंने कहीं एजिटेट ही नहीं किया। इनको चाहिए था कि डिप्टी डायरेक्टर कॉर्पोरेट सोसाइटी के पास जाते हैं कि भाई ये आपकी सोसाइटी है, ये फ्रॉड कर रही है, चीट कर रही है, उनको रोक सकता है, इनको इनके कार्रवाई कर सकता है। अगर वो नहीं करता, रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी करता है, वो जो रजिस्टर करता है उसको वो कैंसिल कर सकता है, वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। सेक्रेटरी कॉर्पोरेट सोसाइटी पंजाब कार्रवाई कर सकता है, उसको भी इख्तियार है, वो इनके खिलाफ केसी की समाअत भी करता है। उसके बाद आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं इनके एक्ट के खिलाफ कि जनाब ना तो सर्कल ऑफिसर ने कार्रवाई की है, ना डिप्टी डायरेक्टर कॉर्पोरेट सोसाइटी ने किया है, ना रजिस्ट्रार ने किया है, ना सेक्रेटरी ने किया है। लिहाजा मेरा मसला हाई कोर्ट टेकअप है। जो शख्स जो जिम्मेदार है और जिसको इस सारे मामले का पता है, वो शख्स अगर जानबूझकर सरफ नज़र कर रहा है और इन लोगों को रिलीफ दे रहा है, स्पेयर कर रखा है, पिछली जो इनकी सोसाइटी थी वो भी और ये अब जो मौजूदा सोसाइटी है ये भी मैनेजमेंट है, ये अगर और मौजूदा जो मैनेजमेंट है उनको पता है कि अगर इन्होंने किया और उनको फिर भी स्पेयर कर रहा है तो उसको कानूनी और उसूली तौर पर उसको भी शामिल जुर्म और शामिल तफ्तीश समझना चाहिए। हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि वो प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ भी देंगे, वो इनका मसला भी हल कराएंगे। लेकिन अब वो उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि मैं रमज़ान बाज़ारों के दौरे पर हूं तो मैं इस मौजू पर बात नहीं कर सकता। अब उनका नंबर मुसलसल बिजी जा रहा है, वो मुसलसल बिजी कर रहे हैं, तो वो इसमें अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे। हालांकि ये हो नहीं सकता कि 3000 लोग मुतासरीन हैं तो DC साहब जो इस मैनेजमेंट का एक हिस्सा हैं वो इससे लाइल्म हो, ये हो नहीं सकता। तो अगर उनके इल्म में है और इसके बावजूद वो इसको परसू नहीं कर रहे और नैब में ले जाने में मदद नहीं कर रहे, उनको तो खुद शायद राजा काशिफ साहब ये मुमकिन नहीं है कि वो खुद डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो खुद मुद्दे ही बन जाएं और इस मामले को कहें नैब से कि आप इन्वेस्टिगेट करें। नहीं असद, वो कर तो सकते हैं। मेरी कल भी DC इस्लामाबाद हमजा शफकात उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास एप्लीकेशन नहीं आई, काशिफ मुझे कोई एप्लीकेशन देगा तो मैं एक्शन करूंगा, कार्रवाई करूंगा। ये बड़ा मासूम सा जवाब नहीं है वैसे राजा काशिफ साहब, ये सादा सा जवाब नहीं है आमतौर पे कि आपके इल्म में है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कह नहीं जी मेरे पास तो एप्लीकेशन ही नहीं आई, मैं क्या करूँ। हाँ ऐसे देखें DMG ऑफिसर हैं वो, फिर इस ओहदे तक ऐसे ही तो नहीं पहुंच जाते, फिर वो इस तरह के जवाब देते हैं। असद साहब तो ऐसे ओहदों तक पहुंचते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने जवाब देना शुरू कर देते हैं लोग। असद साहब ये जितने भी AC हैं DC हैं, ये कतन को दिलचस्पी नहीं लेते, लोगों के मसाइल में इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होती, उनके मामले को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते। और पहली बात इनको मिलना ही मुश्किल है। अगर कोई बंदा मिल लेता है उसको बड़ा अच्छा तरीके जवाब देते हैं कि मुझे मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई, क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में, क्यों नहीं आप देखते, इसका मतलब आपकी नेग्लिजेंस है। आप उनको मौका देते हैं कि वो फ्रॉड वाले जो चीटर हैं फ्रॉडियों को और फ्रॉड लोगों के साथ करें, ये आपकी गलती है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की। और ना इसी देखता है, ना DC देखता है, ना और देखता है। अगर उनके पास कोई दरखास्त लेकर चले जाएंगे तो फिर वो कहें हाँ एक दरखास्त आई है, हम उसको परसू कर रहे हैं, वो जल्दी मसला हल कर देंगे। राजा काशिफ साहब आप बात कर रहे थे। अच्छा ये वो असद ऐसे ही है, वो कहते हैं दरख्वास्त नहीं आई, इनको कहें हमें दरख्वास्त दें, हमें मुझे एप्लीकेशन दें तो मैं बिल्कुल सोसाइटी को बुलाऊंगा, तलब करूंगा और इनको फौरी तौर पे प्लाट का कब्जा लेके दूंगा। लेकिन मैंने उन्हें कहा था, मैं कहा डी साहब ये एक बंदे का, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया एक बंदा नहीं है, इसमें 3-4 हज़ार लोग हैं, फैमिलीज हैं, लोग। ये अभी भाई ने बताया ना, आपके सामने बताया कि वो लोगों को थ्रेट देती है कमेटी, वो कहती है हमारे पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं। अब असल इनको चाहिए ये ऐसे मुतासरीन का 10, 15, 20, 30, 40 लोग ये इकट्ठे हों,
ये डीसी के पास जाएं या नैब के पास जाएं, ये एक बंदे का काम नहीं है असद, इनको इकट्ठे होना पड़ेगा ताकि जो इनको धमकियां वो देते हैं सोसाइटी वाले। लेकिन अब जो नई मैनेजमेंट कमेटी आई है उसमें लोग डिफरेंट है थोड़े। मेरा ख्याल है कि अगर ये उनसे, मैंने दोनों कमेटियों को चेक किया है, दोनों को इन्वेस्टिगेट किया है, दोनों से बात की है, दोनों के पूरा साबका लोगों से भी बात की है, जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी वो मुझे यही लगती है कि ये जो नई कमेटी है शायद कुछ कर दे। इनके जो सदर हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जो दूसरे ओहदेदार हैं, वो थोड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं क्योंकि काफी 10-12 साल बाद इधर कोई नई कमेटी, पहली दफा कोई और कमेटी आई है। सही। तो शायद देखना ये पड़ेगा ना वैसा में क्या वैसा, क्या आप के साथ और भी लोग राब्ते में हैं जो मुतासरीन हैं, और क्या आप सब लोग मिलकर नैब के पास या किसी फोरम पर या पुलिस के पास दरख्वास्त लिखवाने के लिए जाने का इरादा रखते हैं? इस प्रोग्राम के बाद भी आपका कोई ज़हन बदला है या वही आप सोच रहे हैं यार ठीक है जो हो गया सो हो गया? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम एक दफ़ा फिर दोबारा नई जो मैनेजमेंट है उनसे हम मुलाकात करेंगे। अच्छा, जाएंगे आप मैनेजमेंट के पास? अगर तो उसमें जी बिल्कुल, दोबारा अभी हम एक दफ़ा उनके पास ज़रूर जाएंगे कोई कानूनी चारा कोई करने से पहले। ओके। और अगर उन्होंने कोई फिर दोबारा वही जो एज यूजुअल पिछले करते रहे उसी तरह ही हमें कोई आंसर दिया तो फिर मजबूरन जो है हम कुछ लोग मिलके, जो एक मेरे और दोस्त हैं मजहर साहब हैं, उनका भी प्लॉट है, में हमने इकट्ठा ही लिया था। तो ये भी हो सकता है कि आप एट द सेम टाइम दोनों ऑप्शंस करते रहें, आप जाएं नैब के पास भी चले जाएं, पुलिस के पास भी चले जाएं और आप इस मैनेजमेंट के पास भी जाएं। अगर मैनेजमेंट आपका मसला हल करती है तो आप अपनी बेशक दरखास्त को विड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। चलें, और वैसा बहुत शुक्रिया आपका राजा काशिफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने ये स्टोरी हम तक पहुंचाई। और आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मुतासरीन आपस में जिनको आप कन्विंस करते रहते हैं कि वो अपना मसला लेकर आएँ, अपना मसला बयान करें, और मसला बयान करने से आपका फ़ायदा हो ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़रूर एक्टिव हो जाएंगे, वो ज़रूर थोड़ा सा मोहतात हो जाएंगे और इस तरह का कि क्या प्लॉट लेने से पहले या इस तरह के लोगों के हाथ चढ़ने से पहले ज़रा सोचेंगे। तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है आपके अपनी स्टोरी को बहुत सारे अपने दूसरे लोगों के साथ शेयर करने से। आपका भी शुक्रिया, और मियां साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।